का जवाब देते हैं रुडोल्फ विर्चो 1855 में। रुडोल्फ विर्चो क्या कहते हैं कि जो पुराने सेल हैं, जिसे हम कहेंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने सेल डिवाइड करते हैं। ये बात कौन कह रहा है? रुडोल्फ विर्चो कह रहे हैं। पुराने सेल्स क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके नए सेल बनाएंगे, डिवाइड करके ये बनाएंगे नए सेल। तो सवाल क्या था कि जो सेल आ रहा है वो सेल कहां से आ रहा है? तो जवाब आया कि अपने से पहले वाले सेल से, अपने से जो पहले सेल एग्जिस्ट कर रहा है उससे आ रहे हैं नए सेल। अब यही है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जिससे नए सेल बन रहे। ये जवाब कौन दिए? रुडोल्फ विर्चो। कौन दिए? रुडोल्फ विर्चो। अब आप पूछिएगा कि ये सेल कहां से आया, तो हम बोलेंगे अपने वाले पहले सेल से। फिर ये सेल कहां से आया? तो अपने वाले पहले सेल से। ये सेल कहां से है? तो अपने वाले पहले सेल से। अगर ऐसे सवाल पे सवाल करते जाएं तो मेरा सवाल होगा कि इस दुनिया में सबसे पहला सेल कहां से आया? तो इसका जवाब ये होगा कि जब अर्थ बने उस टाइम एनवायरनमेंट ऐसा था कि नए ऑर्गेनिजम्स का क्रिएशन हो सकता था। अर्थ जब बना तो एनवायरनमेंट ऐसा था कि एक सेल का फॉर्मेशन हो सकता था और हुआ भी। आज क्यों नहीं हो सकता सर? आज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। अगर आज भी वैसा एनवायरनमेंट हो जाए तो आज भी नए सेल अपने आप बन सकते हैं, लेकिन आज एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। जब अर्थ बना था उस टाइम एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि नए सेल का प्रोडक्शन हो सकता था, नए सेल का क्रिएशन हो सकता था। तो जब अर्थ का एनवायरनमेंट वैसा था तो वहां से बना ये नया सेल और इसी सेल से लाइफ, अर्थ पे पूरी लाइफ आई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर। तो रुडोल्फ विर्चो क्या बोले कि जो नए सेल आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। नए सेल कहां से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। जिससे वो लैटिन लैंग्वेज में बोले, वो ये नहीं बोले कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बन रहे हैं, वो लैटिन लैंग्वेज में बोले ओमनी सेलुला ई सेलुला। अगर इसका मतलब निकाले तो इसका मतलब ही होता है कि सेल्स arises from pre-existing cells। इसका मतलब ही यही होता है, न्यू सेल्स arises from pre-existing cell। तो क्वेश्चन आएगा ओमनी सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट कौन दिए? तो रुडोल्फ विर्चो। ये बात बोलने के बाद जो स्क्लेडन और श्वान का जो सेल थ्योरी था उसमें मॉडिफिकेशन दिए। क्या था उनका सेल थ्योरी? कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सेल के बने हैं और सेल के ही प्रोडक्ट है। बट एक जवाब नहीं दे पाए कि नए सेल कैसे बनते हैं। वो जवाब दिए रुडोल्फ विर्चो और सेल थ्योरी को क्या किए? कंप्लीट किए और कंप्लीट करने के बाद फाइनल शेप दिए। तो सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको कंप्लीट किए कौन? रुडोल्फ विर्चो। और आज जो हम सेल थ्योरी जानते हैं, जो कंप्लीट सेल थ्योरी है, वो ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल के बने और वो सेल के प्रोडक्ट है। ये तो स्क्लेडन और श्वान का ही लाइन है। एक इनकम्प्लीट सेल थ्योरी था, इसमें एक सवाल का जवाब नहीं था। सवाल का जवाब यहाँ आया जो रुडोल्फ विर्चो दिए, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये सेल थ्योरी हुआ कंप्लीट। सेल थ्योरी में इतने ही लाइंस नहीं है, बहुत सारे लाइंस है, बट वो हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या है और क्या क्या हमको पढ़ना है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम बात करें, दो तरह के सेल होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। इसे हम आगे पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल उसे कहते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, उसे हम जिसके पास नहीं होगा, जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों के पास एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारा काम, सारा मेटाबॉलिज्म होता है। वो सब, ये सारे टॉपिक्स आगे की है, तो हम आगे ही धीरे धीरे हम पढ़ेंगे चैप्टर में।
अगर हम किसी भी सेल की बात करें तो उसके पास दो चीज होगा। अगर हम किसी भी सेल की बात करें तो उसके पास कितना चीज होगा? दो चीज होगा। एक तो उसके अंदर लिक्विड जैसा सब्सटेंस, जैसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। और दूसरा जो होगा कंपोनेंट, वो होगा उसका कवरिंग। अगर यही एक सेल है तो इस सेल के पास ये हो गया इसका कवरिंग, इसके अंदर वाला मटेरियल पूरा क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। तो एक होगा सेल का कवरिंग, जिसे हम बोलेंगे सेल कवरिंग, और दूसरा होगा साइटोप्लाज्म। अब ये जो कवरिंग है वो तीन टाइप के होते हैं, और वो तीन टाइप के क्या क्या है? पहला है आपका ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि कुछ बैक्टीरियो में पाया जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा जो सेल कवरिंग है वो है सेल वॉल। तीसरा जो कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों के तीनों क्या है? सेल कवरिंग, जो सेल को ढक के रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट, अगर सेल के अंदर जाते हैं तो आपको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दिखेगा, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीज मिलेगा आपको। एक मिलेंगे छोटे छोटे ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं सेल का ऑर्गन, सेल ऑर्गेनेल। एक मिलेंगे आपको छोटे छोटे ऑर्गन, जिसे हम कहेंगे सेल ऑर्गेनेल। और एक होगा आपके पास पानी जैसा सब्सटेंस, मैट्रिक्स, या फिर जिसे हम कहते हैं साइटोसोल, साइटोसोल। मैट्रिक्स या साइटोसोल, ये बिल्कुल लिक्विड वाला सब्सटेंस होगा। और दूसरा क्या है? छोटे छोटे ऑर्गन्स मिलेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं ये चीज। ये है ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल ऐसे होते हैं, कुछ सेल ऐसे होते हैं, कुछ सेल ऐसे होते हैं। ये है बैक्टीरिया का सेल, ये है एनिमल का सेल। तो ये ओवरव्यू ऑफ सेल में था। हम पढ़ रहे थे कि अच्छा, पूरा का पूरा ही मिट गया। चलिए ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीज था। साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीज था। एक तो था मैट्रिक्स और दूसरा था सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो किसी मेम्ब्रेन से नहीं घिरे होते हैं, और एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। मतलब कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल। अब मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं? तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो दो हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है राइबोसोम और दूसरा है सेंट्रियोल। अब मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स, और दूसरे होते हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स में तीन आते हैं। एक है आपका सेल का कंट्रोलर न्यूक्लियस, दूसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया।
मिटोकॉन्ड्रिया जिसे कहते हैं एटीपी प्रोडक्शन ऑफ द सेल। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। थर्ड ऊपर लिख रहे हैं हम क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों के अलावा मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स में 2 हो गए, मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड में 3 हो गए। इन तीनों के अलावा जो भी बचे वो आ गए सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। और सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स में 4 हैं जिसे आप सीक्वेंस में याद रखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। अगर इसको आप थोड़ा सा इमेजिन करना चाहते हैं कि हम लिख क्या रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, घर में एक टब ले लीजिए। घर में क्या कीजिए, आप एक बड़ा सा टब ले लीजिए। इस टब में आप पानी भर दीजिए। इस टब में आप क्या भर दीजिए, पानी भर दीजिए। अब मार्केट से ले लाइए बहुत सारे बॉल। अब बॉल लाने के बाद क्या करना है, कुछ बॉल को आप डायरेक्ट उठा के ऐसे इसमें डाल दिए। ये मार्केट से लाए तो उठा के ऐसे इसमें डाल दिए, कुछ नहीं किए। अब कुछ बॉल में हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे, 4-5 बॉल उठाएं और चारों 5 बॉल में एक प्लास्टिक का एक कवरिंग लगा दिए, और वो भी एक लेयर का। प्लास्टिक का कितना कवर लगाए, एक लेयर का। तो और उसको हम कवर लगाने के बाद इसमें हम डाल दिए कुछ ऐसे। इसको हम समझना चाहे तो ये बॉल था जो हम मार्केट से लाए थे। नहीं, इसको हटाते हैं। पूरा का पूरा ये था हमारा टब। इस टब में भरा हुआ था हमारा पानी। मार्केट से हम ब्लैक कलर का बॉल लेके आए थे और इसको हम ऐसे ही टब में डाल दिए। कुछ बॉल की चारों तरफ हम क्या किए, एक लेयर लगा दिए। कुछ बॉल के चारों तरफ हम क्या किए, एक लेयर लगा दिए। ये लगा दिए लेयर। लेयर लगाने के बाद हम डाल दिए। कुछ बॉल के अंदर क्या किए हम कि इसके चारों तरफ, ये तो मार्केट से जो लाए थे बॉल, इसके चारों तरफ हम 2 प्लास्टिक का कवर लगा दिए। ये एक कवर, ये दूसरा कवर, ये एक कवर, इसके चारों तरफ दूसरा कवर, एक कवर, इसके चारों तरफ दूसरा कवर। और ये सारे किसमें डूबे हुए हैं, पानी में ही डूबे हुए हैं। तो कुछ थोड़ा सा अगर इमेजिन करना चाहें तो सेल ऐसा होगा। एक बाहर वाला कवरिंग जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है, ये हो गया आपका सेल इन्वेलप। ये ढकने वाला जो ढक के रखा है सेल इन्वेलप। इसके अंदर 2 चीज दिख रहा है, एक पानी और ये छोटे छोटे बॉल। इन दोनों को एक साथ मिला के हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। अब पानी वाला पार्ट हो गया मैट्रिक्स, और ये जो बॉल वाले छोटे छोटे पार्ट हैं वो हो गए सेल ऑर्गेनेल्स। अब देखिए यहाँ पे ये जो छोटे छोटे बॉल्स है जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कह रहे हैं, ये 2 टाइप के हैं। एक ग्रीन कलर की कवरिंग के साथ है और एक बिना ग्रीन कलर के कवरिंग के साथ है। ये तीनों को देखिए, इन तीनों को, इन तीनों के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स। बाकी को देखिए, ये 3 और ऊपर के 3, ये वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, प्लास्टिक का रैपिंग लगा हुआ है, जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन लगा हुआ है। तो उसे हम इन 6 को हम एक साथ बोलेंगे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ये भी 2 टाइप के हैं। एक के ऐसे हैं कुछ जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जिनके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन लगा हुआ है। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी कुछ ऐसे होंगे। इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं लेकिन एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। इन तीनों को क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं बट 2 मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। तो इन तीनों को हम बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। इन तीनों को बोलेंगे हम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। और ये ब्लैक कलर से जो सिर्फ है वो तीनों क्या हो जाएंगे आपके मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स। इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये था हमारा एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम क्या है हमारा। ये पूरा का पूरा सेल है एनिमल सेल्स और ये बैक्टीरियल सेल।
नेक्स्ट हमारा साइज ऑफ द सेल। ओवर मतलब ये जनरल बात करेंगे, एक किसी ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहे, पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं। सेल के साइज क्या होता है, तो इस अर्थ पे जो सबसे छोटी लिविंग सेल पाई जाती है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। माइकोप्लाज्मा जिसकी साइज है 0.3 माइक्रोमीटर, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म हो जाता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब एक डाउट आना चाहिए, माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम क्या है, पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा का साइज कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर, तो पीपीएलओ का साइज भी कितना होना चाहिए, 0.3 माइक्रोमीटर, क्योंकि इसी का तो दूसरा नाम है ना। माइकोप्लाज्मा कहे चाहे पीपीएलओ कहे, बात तो सेम ही है, तो साइज भी सेम ही होना चाहिए। बट एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है। माइकोप्लाज्मा का साइज दे रखा है 0.3 माइक्रोमीटर और पीपीएलओ का साइज दे रखा है 0.1 माइक्रोमीटर। अगर क्वेश्चन आता है कि माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होगा और ऑप्शन में है 0.3, 0.1, तो जाएगा 0.3। सवाल ये आता है कि पीपीएलओ का साइज क्या होगा, ऑप्शन में दोनों है, तो ये ऑप्शन जाएगा। सवाल वही है, माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होगा, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 0.1 है, बाकी है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। सवाल है माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होगा, तब इस कंडीशन में ऑप्शन ये जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ये एक रेंज है, जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो इस रेंज में पाए जाते हैं। अब टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें तो उसका साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। कि ओवरऑल बैक्टीरिया की बात करें, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जिसका यहाँ पे सेट डायग्राम दे रखा है। इस बैक्टीरिया का जो साइज है वो है 1 to 2 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी का जो साइज है, आरबीसी अगर हम लिख दे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी अलग अलग मैमल्स में भी पाए जाते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ बात करें ह्यूमन आरबीसी की, और ह्यूमन आरबीसी की जो साइज है वो होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर में होता है। जो सबसे छोटी सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, सबसे जो बड़ी सेल है वो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो होता है सबसे बड़ा आइसोलेटेड सेल। अब अंडा आप वो नहीं समझ लीजिएगा जो आप समझते हैं, वो मतलब जो अंडा देखते हैं ना, फर्टिलाइज्ड एग, वो सिंगल एग, उसकी बात नहीं कर रहे। उसके अंदर जो फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो होता है सबसे बड़ा। वो तो फर्टिलाइज्ड एग है, उसके अंदर तो बहुत कुछ होंगे। नेक्स्ट है नर्व सेल। और नर्व सेल जो होता है वो सबसे लंबा सेल होता है। 3 चीज आ गए, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा सेल एग ऑफ एस्टिस, सबसे लंबा सेल आ जाएगा आपका नर्व सेल। अगर ह्यूमन के अंदर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो सबसे लंबी नर्व होती है उसकी लंबाई होती है लगभग 1 मीटर के आसपास। कुछ नर्व छोटी भी होती है जो ब्रेन के अंदर होती है। जो सबसे बड़ी नर्व होती है ह्यूमंस के अंदर वो लगभग 1 मीटर की होती है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर चले जाइए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसके अंदर नर्व्स होते हैं, सबसे बड़ी सेल वही मिलेगी आपको। इसलिए नर्व सेल जो है वो होती है सबसे बड़ी सेल होती है। एक एनिमल सेल का डायग्राम है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम है जिसकी साइज होती है 10 से 20 माइक्रोमीटर। वायरस के साइज होते हैं 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। अब आपके पास एक सवाल और आना चाहिए कि सर वायरस तो माइकोप्लाज्मा से भी छोटे है, तो ये हम इसे स्मॉलेस्ट सेल क्यों नहीं कह रहे हैं? माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है।
अब वायरस लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। अगर होस्ट बॉडी के साथ होगा तो लिविंग होगा, अगर होस्ट बॉडी के साथ नहीं है तो ये नॉन लिविंग होगा। अभी भी इस पे कोई क्लियर नहीं है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग, ये दोनों के बीचों बीच है। इसीलिए हम सेल की जब बात करते हैं, लिविंग सेल की बात करते हैं, तो सबसे छोटा में कौन आ जाता है? माइकोप्लाज्मा। अब आप यहां देखिए, जितने भी सेल देखें सारे सेल के साइज सेम नहीं है। अब कोई सा भी सेल देख लीजिए, सबका साइज जो है वो अलग अलग है। यही ऊपर लिखा हुआ है, सेल जो है ना वो साइज में क्या करते हैं? बहुत ज्यादा वैरी करते हैं। साइज में ही नहीं, शेप में भी वैरी करते हैं। ये देख लीजिए, ये है सेल का शेप। तो चाहे सेल का साइज हो, चाहे सेल का शेप हो, चाहे सेल का फंक्शन हो, वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा वैरी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, शेप ऑफ द सेल। अब सेल का शेप कैसा होगा तो ये डिपेंड करता है सेल करता क्या है। जैसा सेल काम करेंगे वैसा ही उनका क्या होगा? शेप होगा। जैसा काम वैसा शेप होगा। आरबीसी की बात करें तो ये है आरबीसी। आरबीसी का शेप होता है राउंड एंड बाइकॉन्केव। ये है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का शेप होता है अमीबॉइडल। अमीबॉइडल कहने का मतलब इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इसका शेप होता है इरेगुलर। जैसे अमीबा का शेप होता है इरेगुलर, कोलुमिनार एपिथेलियल सेल का शेप होता है लॉन्ग एंड नैरो। ये रहा नर्व सेल, सबसे लंबी सेल जिसकी शेप होता है ब्रांच एंड लॉन्ग। ये है ट्रैकिड्स जो कि जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और इसका शेप होता है एलोंगेटेड। ये है मेसोफिल सेल जो कि लिफ के अंदर पाया जाता है और इसका शेप होता है राउंड एंड ओवल। आज का क्लास यहीं तक था। अगले क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसमें दो तरह के सेल्स पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।